नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। 9:30 बजे का वक्त होता है कारोबार जगत की सुर्खियों से आपको रूबरू कराने का। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। वित्त मंत्रालय ने जुलाई माह के लिए जारी की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट। भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार, टैक्स बेस में वृद्धि और निरंतर आर्थिक गतिविधियों से वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 4 महीनों में जीएसटी संग्रह 7.4 लाख करोड़ के पार पहुंचा। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 675 अरब डॉलर पर। साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी बेहद अहम। देश भर में 250 एमएसएमई क्लस्टर्स के साथ डायलॉग का कार्यक्रम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में मार्बल क्लस्टर के साथ अभियान की शुरुआत की। महंगाई दर में गिरावट जारी, लेकिन रफ्तार में सुस्ती और उतार चढ़ाव की चुनौतियों के बीच 4% का लक्ष्य फिलहाल दूर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के मिनट्स में दिए संकेत। खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई दर अब भी चिंता का विषय। और आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। गुरुवार को मुनाफा वाला था कारोबारी सत्र। सेंसेक्स 147 अंक की तेजी के साथ 81,053 और निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 24,811 करोड़। कुछ बड़ी खबरें आर्थिक जगत के मोर्चे पर जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज फिर से मुनाफे के साथ शुरुआत हुई है। गिफ्ट निफ्टी से संकेत मिलने शुरू हो गए थे। 27 अंक ऊपर 24,884 का स्तर आज दिखाई दिया गिफ्ट निफ्टी का। अब से थोड़ी देर पहले देखें तो भारतीय शेयर बाजार पॉजिटिव बायस के साथ खुले। सपाट कारोबार। सेंसेक्स ने हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत की। 56 अंक नीचे 80,996 के स्तर पर शुरुआत में ये जो गिरावट थी अब पॉजिटिव टेरिटरी में। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट दिख रहा है इस वक्त भी। देखें निफ्टी 50 24,802 25,000 का लेवल जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। 9 अंक नीचे इस वक्त मार्केट काफ़ी फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार है, करीब 18 अंक नीचे। बजाज ऑटो में 0.25% की बढ़त है। अपोलो हॉस्पिटल्स में भी 0.6%। टाटा मोटर्स आधे फीसदी, रिलायंस आधे फीसदी, हिंडाल्को आधे फीसदी की बढ़त के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसदी की गिरावट निफ्टी आईटी में इस वक्त दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी बढ़त ज़रूर है, यानी बायस खरीदारी का आज दिख रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। ऑटो सेक्टर करीब 1% ऊपर। देखते हैं कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर गिरावट का दौर नज़र आ रहा है। एनटीपीसी में करीब 0.7% की गिरावट। एलटीआईएम, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक और टाटा स्टील में भी इस वक्त आधे से 0.25% तक की गिरावट नज़र आ रही है। जिन सेक्टर्स में गिरावट नज़र आ रही है उसमें एफएमसीजी काफ़ी फ्लैट कारोबार दिखा रहा है, लेकिन गिरावट के बायस के साथ टेक्नोलॉजी काउंटर्स में भी गिरावट नज़र आ रही है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल उदयपुर में थी। उन्होंने मार्बल क्लस्टर की एमएसएमई इकाइयों के साथ चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सिडबी और मार्बल एसोसिएशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस बार जुलाई के बजट में एमएसएमई क्षेत्र को बहुत ही प्राथमिकता दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। जहां भी एमएसएमई का क्लस्टर है वहां हमारी सरकार की इच्छा ये है कि बाकी सब बैंक भी रहे मगर सिडबी जरूर रहे, क्योंकि बाकी सब बैंकों में अनुभव ये आता है कि वो बड़े बिजनेस का फंडिंग करते हैं, उनसे तालमेल रखते हैं, इसीलिए उनका बिजनेस साइकिल वो समझ सकते हैं बड़े बिजनेसेस का। इसीलिए जब फाइनेंसिंग करना है वो बिजनेस साइकिल इनके बहुत अच्छा परिचय रहता है उस विषय में, इसीलिए उसी साइकिल के मुताबिक उनका लेंडिंग पैटर्न और उनका वर्किंग कैपिटल एलोकेशन ये सब होता रहता है। बहुत सारे चर्चा के बाद इस बार बजट में
हमने एमएसएमई के लिए 8 ऐसे बिंदु हमने प्रपोजल के नाते सामने रखे जो एमएसएमई मिनिस्ट्री चलाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बल दिया जा रहा है और आपको याद होगा कि सिडबी की कई नई शाखाएं भी खोलने का प्रावधान किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्लस्टर्स और 250 से ज़्यादा क्लस्टर्स जो एमएसएमई सेक्टर में है उनमें लगातार बातचीत और डायलॉग के माध्यम से उनकी जो समस्याएं हैं सुनी जाएंगी और जो उनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज से संबंधित समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अभियान की शुरुआत कल हो गई है। उधर अनियमित मानसून के बावजूद भारत की जो आर्थिक गति है, आर्थिक विकास दर है, वो लगातार बरकरार है। 6.5 से 7% की जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बिल्कुल सही ट्रैक पर दिखाई दे रहा है, ऐसा कहा गया है जो मंथली रिव्यू जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय की ओर से। उसमें गुरुवार को जारी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है और जुलाई की मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में 2024-25 के पहले 4 महीनों में यानी अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीनों की जो रिपोर्ट है आइए उसके हाई पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2024 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की। मासिक आर्थिक समीक्षा में भारत की आर्थिक वृद्धि बरकरार है। टैक्स बेस में वृद्धि और निरंतर आर्थिक गतिविधियों के कारण वित्त वर्ष 2025 के पहले 4 महीनों में जीएसटी संग्रह में वृद्धि देखी गई। अप्रैल जुलाई अवधि में कुल जीएसटी कलेक्शन 7.4 लाख करोड़ रुपए हुआ। अप्रैल जुलाई की अवधि में ई वे बिल की संख्या में भी दोगुनी बढ़ोतरी देखी गई। देश में औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पहली तिमाही में 5.2% पर रहा। वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बावजूद पहले 4 महीने में निर्यात में इजाफा देखा गया। सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जो कि मजबूत परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में परिलक्षित होता है। फिजिकल कंसोलिडेशन के गाइड पाथ को मजबूत राजस्व संग्रह और पूंजीगत व्यय को लगातार बढ़ाकर मजबूत आर्थिक प्रदर्शन द्वारा बनाए रखा जाएगा। वहीं वैश्विक मांग में सुधार और मजबूत घरेलू मांग से वित्त वर्ष 2025 जुलाई 24 तक में व्यापारिक निर्यात और आयात अपने पिछले वर्ष के स्तर को पार कर गए, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे 11 महीने से अधिक के आयात को कवर किया जा सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2024 में घटकर 3.5% रह गई, जो सितंबर 2019 के बाद सबसे कम है। मानसून की स्थिति में भी सुधार हुआ है, जिससे खरीफ की बुआई का रकबा बढ़ा है। तिमाही शहरी बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 6.6% पर स्थिर बनी हुई है, जो लेबर मार्केट इंडिकेटर्स के सकारात्मक संकेत को प्रदर्शित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इकोनॉमी टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज पहली बार देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर बधाइयाँ दी हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को बड़े गर्व के साथ याद करते हैं। यह हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है और हमारी सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में हम और भी अधिक प्रयास करेंगे। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले
अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। और जो भारत की स्पेस इकॉनमी है उस पर आज हम फोकस करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद जो इस क्षेत्र में और ज़्यादा निवेश और दिलचस्पी बढ़ी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगले 1 दशक में भारतीय स्पेस इकॉनमी 5 गुना बढ़ करके $44 अरब होने के आसार हैं। आज के फोकस में चर्चा इसी पर करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जो कि महानिदेशक हैं ISPA के। भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो आज का दिन बहुत ही शानदार दिन। थोड़ा सा प्लीज़ अनम्यूट कर लें अपने आप को और शुभकामनाएं आपको इस आज के दिन की। और जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि हम 10% तक पहुंचेंगे 2030 तक, अभी हम 2 से 3% हैं, लेकिन एक बहुत ही शानदार सफ़र हमने तय किया है। क्या हम वाकई उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं? निश्चय ही आज जो हम नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं और मैं यहाँ भारत मंडप में हमारे प्रेसिडेंट अभी अपने हमारे साइंटिस्ट को फेलिसिटेट कर रहे हैं जी। और स्पीच दे रहे हैं। ये पिछले 4 साल में जब से सरकार ने ये अनाउंसमेंट की कि स्पेस को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना है, इससे स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी धीरे धीरे होने लगी। तो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी का सिर्फ 2.3% हिस्सा जो था हमारा पूरे स्पेस इकोनॉमी का, वर्ल्ड स्पेस इकोनॉमी का था। और इसका एम ये है कि इसको 2030 तक $44 बिलियन पहुंचाना है। और जिस हिसाब से कार्य हो रहा है, अब PSLV, GSLV प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनाई जाएगी। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के लिए और मिनिस्ट्रीज के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और ISR सैटेलाइट बनाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। निश्चय ही जो मदद, जो रेगुलेशंस अब बने हैं, जो स्ट्रक्चर्स अब बने हैं, जैसे कि इन स्पेस जी इन सब के द्वारा स्पेस की इकोनॉमी को 10 साल में 44 क्या में भी हो सकता है, इससे और ज्यादा। बिल्कुल सही कहा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं, ब्रेक के उस पार। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है वो आएगा कहां से और क्या प्राइवेट सेक्टर का इसमें और भी दिलचस्पी बढ़ रही है, आपसे समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आज हम बात कर रहे हैं जो नेशनल स्पेस डे है उसके ऊपर। और भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं वो उसी भारत मंडपम से जहां सबसे थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति जी संबोधित करेंगी। हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट हैं फेलिसिटेट भी करेंगे। सर, स्टार्टअप्स की बात करें,
189 2023 में एक आंकड़ा है कि इतने सारी कंपनीज जो हैं वो आ रही हैं। क्या वाकई जो इन्वेस्टर्स का रुझान है स्टार्टअप्स की तरफ वो बढ़ रहा है? स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना मदद कर रहा है इस पूरे स्पेस सेक्टर को आगे ले जाने में? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में 4 से 6 स्पेस स्टार्टअप थी। गवर्नमेंट की पॉलिसी डिक्लेयर करने के बाद आज के दिन में 205 स्पेस स्टार्टअप्स हैं। ओके। और उनमें से कुछ स्टार्टअप ने काफी अच्छी क्षमता पा ली है। 2 अपने रॉकेट बनाने लगी हैं, जिनका नाम अग्निकूल और स्काई रूट है। 3 से 4 स्टार्टअप कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी सैटेलाइट्स भी बना दी हैं। और डाउनस्ट्रीम में बहुत सी स्टार्टअप्स काम कर रही हैं। ऐसे में भी वेंचर कैपिटलिस्ट ने पिछले 2-3 सालों में दुनिया में तो ट्रेंड ये हुआ है कि इन्वेस्टमेंट स्पेस में कम हुआ है, पर हिंदुस्तान में ये बढ़ता रहा है। ये जाहिर करता है कि इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर वेंचर कैपिटलिस्ट का और इन्वेस्टर्स का काफी कॉन्फिडेंस। आप कह रहे हैं दोस्तों, साथ ही साथ जी अब गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और NSIL का गठन ही इसीलिए किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाए। अगर आपसे समझना चाहें सर, ये जो 2023 की जो पॉलिसी आई है स्पेस पॉलिसी, और उसके बाद जो स्पेस एक्टिविटीज़ बिल आने वाला है, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे और क्या उम्मीदें हैं खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर को? देखिए, आज से 4 साल पहले प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में आने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं, पर जब से स्पेस पॉलिसी आई है प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ स्पेस में करने की अनुमति है। यानी कि वो रॉकेट बना सकते हैं, सैटेलाइट बना सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट बना सकते हैं, और यही नहीं, अगर चाहें और क्षमता हो तो एस्ट्रॉइड की माइनिंग भी कर सकते हैं। तो सरकार ने पॉलिसी के हिसाब से पूरे दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए हैं। साथ ही एक नई ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस बनाई गई है जिसका अहम काम प्रमोशन और ऑथराइजेशन है प्राइवेट सेक्टर के लिए, और वो भी प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए मदद कर रहे हैं। अब ये समझना चाहेंगे सर कि सरकार का फोकस ईज ऑफ लिविंग पर बहुत ज़्यादा है। हम विकसित भारत की भी बात कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है? आम आदमी ये नहीं समझ पाता है, कहता है सैटेलाइट छोड़ने से क्या होगा, इतने बड़े बड़े आप स्पेस में गगनयान लेकर के जा रहे हैं, लोगों को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी करेंगे, उससे मिलेगा क्या? तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आज आप सवेरे उठे होंगे और अगर आपने मौसम चेक किया तो आपने सैटेलाइट इस्तेमाल की। आप अपने ऑफिस आए और गूगल या मैपल आपने यूज किया तो आपने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। अगर आपने ATM से पैसे निकाले तो आपने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। अगर किसान ये देखना चाहता है कि उसके जो खेती है वो कैसे हो रही है, तो वो भी सैटेलाइट की इमेज के द्वारा वो देख सकता है। तो हर लाइफ के, हमारी जिंदगी के हर हिस्से में सैटेलाइट अब आ गई है। अगर स्विगी या जोमेटो भी खाना आपके पास पहुंचा रहा है तो सैटेलाइट की मदद से लोकेशन की जो वो है इनपुट, उसका इस्तेमाल कर। तो जितने यूटिलाइजेशन स्पेस के आज हैं वो बहुत ज्यादा आम आदमी के लिए ही बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं, चाहे वो डिस्टेंट एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी स्पेस का अहम इस्तेमाल। बट साहब, चूंकि इस बजट में बहुत ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा फोकस का स्किल्स पे है, फ्यूचर स्किलिंग अगर हम देखें स्पेस में, अगर लोगों को अपना करियर बनाना है तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से दिखाई देते हैं? अगर मैं कहूँ आपसे 10 साल, 15 साल, 20 साल का ओवरव्यू ले कोई और अपने जीवन को स्पेस सेक्टर के साथ जोड़ना चाहता है, तो इन संभावनाओं के बारे में आपका क्या आकलन है? तो देखिए, कुछ 3 दिन पहले ही ISPA ने AICTE के साथ में और InSpace के साथ में नया एक करिकुलम, कोर्स करिकुलम रिलीज किया है। AICTE ने ये रिलीज किया है कि जो कि स्पेस में क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें इंजीनियरिंग के कोर्सेज में अब सिखाई जानी चाहिए। साथ ही अब स्पेस स्पेसिफिक कोर्सेज भी अब प्लान किए जा रहे हैं, क्योंकि अंदेशा ये है कि जैसे इंडिया में IT का रेवोल्यूशन हुआ, फार्मास्यूटिकल्स का रेवोल्यूशन हुआ, अगला रेवोल्यूशन स्पेस का हो।
और इसके लिए आज के यूथ को इसके अपने को सक्षम बनाना है, क्योंकि जितनी ये हमारी स्पेस की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ये ट्रेन्ड मैन पावर यहाँ इस्तेमाल करेगी और स्पेस इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनेगा। और जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर के, या फिर कहें कि इसको और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए इंडियन स्पेस इंडस्ट्री का क्या योगदान हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हम अपने एक तरह से जो टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, 4 से 5 स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी अपनी पहली सैटेलाइट या दूसरी सैटेलाइट इंडिया में बना ली है। अब उन सैटेलाइट्स को और बढ़ना है। पहले इंडिया की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में, चाहे वो ईओ हो, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हो, और आगे ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि हम दुनिया के लिए सैटेलाइट बनाएंगे। दुनिया में जो नई कॉन्स्टलेशन बनेंगी उसमें इंडियन कंपनीज की बनाई हुई सैटेलाइट। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इस वक्त अगर हम सेक्टर पे ध्यान दें तो 9.6 बिलियन का 2020 में ये जो पूरा साइज था, आप कह रहे हैं कि 2025 तक 13 बिलियन का अभी स्टेटस क्या है सर, और कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 4-5 सालों में, अगर हम समझना चाहें तो यही है कि सबसे ज्यादा जरूरत इस सेक्टर में, क्योंकि स्पेस में हर चीज का कॉस्ट, सैटेलाइट बनाने का, लॉन्च व्हीकल का, लॉन्च व्हीकल के इस्तेमाल करने का, इंश्योरेंस का कॉस्ट काफी ज्यादा है। इसलिए सरकारी निवेश और प्राइवेट मनी का निवेश दोनों ही अहम, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक नई एफडीआई पॉलिसी भी निकाली है जो कि और लिबरल है। इसमें कि सैटेलाइट सेक्टर में 100% से 49% तक डायरेक्ट। बस आपको रोकना चाहेंगे और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहुंच चुकी हैं। इस मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं।